नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए आपके प्री बोर्ड एंड आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं मैथमेटिक्स का। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग सभी इस क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अपरमेय संख्या है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोग अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 को आप लोग 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप पहचानेंगे कि अपरमेय संख्या कौन सी है। यहाँ पर देखेंगे 2 हमारी परमेय संख्या होती है, ए बी परमेय, ए बी परमेय। तो यहाँ पर हमारी अंडर रूट जो 5 है वो यहाँ पर हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं x, y और -x, y बिंदुओं के बीच की आपको दूरी बतानी क्या होगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसी फार्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो x1 होगा, x2 मैं इसको मानूंगा माइनस का x मानूंगा, और जो आपका x1 है वो आपका माइनस का x हो जाएगा, प्लस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे, आपका जो यहाँ पर बाई 2 है, आपका बाई 2 यहाँ पर -1 है, और आपका बाई जो है वो आपका प्लस का बन, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस के 2x का स्क्वायर करेंगे। अगर हम लोग माइनस के 2x का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस का 4x स्क्वायर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? प्लस का 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लस का 4x स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर 4y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आप 4 में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 4 ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब आपका जो ये 4 है बाहर निकल आएगा, ये आपका 4 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। मतलब कि आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोग देखेंगे आपका यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या कौन सी है। तो आभाज्य संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो बच्चों, 1 से 9 तक की आपको सबसे पहले 9 तक की यहाँ पर संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है? सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या की कितनी संख्याएं। संख्याएं तो हमारी 9 हैं, पर संख्याओं का योगफल कितना है ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो कई बच्चों ने समांतर श्रेणी पाठ पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद आपका ए हो जाएगा और लास्ट पद आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका सर्वांतर है ना, सर्वांतर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि पदों के बीच का अंतर कितना? 1 है। तो यहाँ पर आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा, n/2 a प्लस एल। ये आपने समांतर श्रेणी में फार्मूला पढ़ा होगा। तो एन की वैल्यू यहाँ पर आपकी 9 है, और यहाँ पर देखेंगे a प्लस एल कितना हो जाएगा? प्रथम पद 1, अंतिम पद 9, तो आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। काटेंगे तो 5 बार 9 पना 45, यानी कि आपकी इन संख्याओं का जो योगफल है वो 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। तो जब भी मैं इसकी मीन निकालूंगा तो सभी संख्याओं का योगफल कितना आया था? 45 आया था। कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। जब काटेंगे तो कितना आएगा? 5। आपको समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 5 आपका समांतर माध्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साइन आपका 1/2 दिया गया है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आपका कर्ण आपका 2 है, लंब आपका यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा, आपको सबसे पहले आधार निकालना होगा। आधार आपका कितना हो जाएगा? √3 आपका आधार हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कौटे निकालना है। कौटे क्या होता है? तो कौटे क्या होता है? ये tan a का उल्टा होता है। तो सबसे पहले आप लोग tan a निकालेंगे। tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो कौटे क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी कि √3/1। ये आपका आंसर हो जाएगा। √3/1 को हम लोग
3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 1 होने से उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 10 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पर आपको करना क्या, 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो यहाँ पर ऐसे करके फिर नीचे वाले का इसी प्रकार से मैं स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका स्क्वायर हट जाएगा। तो 1 माइनस के 1/3 और 1 प्लस 1/3 आपका यहाँ पर ये बन के आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर करना होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस के 1/3 1 प्लस के 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में से जाएगा तो 2/3 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ पर 4/3 बचेगा, 3 से 3 आपका 1 कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2/4, काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक समीकरण, उसका आपको मूल 1 6 दिया गया है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, ताकि यहाँ पर आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जब भी आपको एक बोला जाएगा इसका ये मूल 1 है, यानी कि वो आपसे यक्स की वैल्यू देता है। किसकी वैल्यू देता है, यक्स की वैल्यू देता है। जो मूल होता है ये समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो बच्चों मुझे करना क्या है, जहाँ जहाँ पर आपको यक्स दिख रहा है उसकी जगह मैं 6 लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, इसके बाद प्लस के करके लिख दूंगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर माना 36 हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा, इसके बाद प्लस का के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे 36 में से जब मैं घटाऊंगा 24 तो कितना बचेगा, तो आपका यहाँ पर 36 में घटाओ तो कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 12 बचेगा। तो प्लस का 12 बचेगा, प्लस का के लिखूंगा मैं इक्वल टू 0। अब जब 12 उधर जाएंगे तो हमारे माइनस को हो जाएंगे, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 12। कितनी हो जाएगी, माइनस के 12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो यहाँ पर मैंने x प्लस वाई बराबर संख्याएं मान ली 24। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है वह दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है। दूसरी संख्या की दोगुनी है, ये आपसे यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर आप x की जगह, यहाँ पर x बराबर 2y है, तो यहाँ पर आप लोग x की जगह 2y लिख सकेंगे, ताकि यहाँ पर आपका समीकरण एक जैसा बन जाए। तो ये आपका 3y हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8 से कट जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और जो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू है वो 8 दूनी 16, तो आपकी x की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 16। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर ये कहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मैच हो रहा है। तो आपका आंसर नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एक है, हमारा ए बी सी एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ए बी जो हमारी है वो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ना मान के थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं इसको सही तरीके से एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका ए बी है, ठीक है, जो आपका ए बी है, जो आपका ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो कह रहा है कि कौन से कोण हमारे बराबर होंगे, तो जो जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जो हमारा इसका जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा, इसका एंगल ये वाला एंगल होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो कोण हमारा बी होगा वो कोण सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो आपका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दो त्रिभुज यहाँ पर आपको दिए गए, उनके आपके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर ये दिया गया, बोला गया है जो त्रिभुज होते हैं उनका जो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना, वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो कौन सा वो त्रिभुज हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इसके त्रिभुज के होने की जो प्रायिकता बनती है, वो मतलब वो त्रिभुज कैसे होंगे वो आपसे पूछा गया है। जो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होने की जो प्रायिकता बनती है वो त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, वो समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये आपको बच्चों बात ध्यान रखनी है,
काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप स्टार मार्क कहीं इसको ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यहाँ पर 1/2 व्यास वाले, ठीक है, उसकी जो जो आपका डायामीटर है वो आपको यहाँ पर 1/2 दिया गया है। कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1/2 नहीं होगी तो कितनी हो जाएगी? मैं आपको व्यास दिया है इसका आधा करूँगा, फिर मैं स्क्वायर करूँगा, ऐसे आगे निकल गई, ठीक है। क्योंकि आपका व्यास है, मुझे व्यास का आधा करना पड़ेगा तभी तो हमारी रेडियस आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको आधा कर दिया है, ठीक है। जब आपका यहाँ पर नीचे 4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा? जी आपका यहाँ पर 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4। तो यहाँ पर 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3/16 हो जाएगा, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कहाँ पर हो रहा है? ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि यहाँ पर जो आपका टाइम है वो बच सके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप यहाँ पर 60 अंश का है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वहाँ सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या? यहाँ पर आपको पाई की जो वैल्यू तो यहाँ बोला नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पाई दिया गया है, आपके आंसर में पाई दिया गया, तो आपको पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर करूँगा मैं, तो मैं 6 × 6 कर देता हूँ। आपको कोण यहाँ पर 60 दिया गया है, 360 करेंगे। यहाँ पर आपका 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 6 6 जा 30, तो आपका ये कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 6 पाई सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दो आकृतियाँ जिनके आकार तो समान है परंतु ये आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो त्रिभुज कैसे हो सकते हैं? तो जो हमारी आकृतियाँ हैं वो समरूप आकृतियाँ हो सकती हैं। जैसे कि आपका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल समरूप ट्रायंगल हो सकते हैं, इनके कोण बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक बिंदु दिए गए, उससे आपकी बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर पहले मैं एक्स एक्सिस पर चलूँगा 2 इकाई पर, और वाई एक्सिस पे मैं 3 इकाई पर चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 3 इकाई है तो आपका हो जाएगा 2,3। कितना हो जाएगा? 2,3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि 12 व्यक्तियों का जो भार है और भार का जो समांतर माध्य है वो 45.6 है। तो कह रहा है उनके भारों का योगफल कितना होगा? तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले समांतर माध्य का मतलब समझना होगा कि यहाँ पर जो समांतर भार होता है यहाँ पर सभी व्यक्तियों का भार का योगफल होता है, नीचे व्यक्तियों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपसे भारों का योगफल पूछ रहे हैं और आपको माध्य दिया गया है। माध्य आपको दिया गया 45.6 दिया गया है, और आपके जो व्यक्तियों का जो भारों का योगफल है, कितने व्यक्ति होंगे, उनके सभी व्यक्तियों का भारों का योगफल यहाँ पर लिखना होता है, और आपके 12 व्यक्ति दिए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 छंग 72 होता है, तो यहाँ पर आपका कैरी 7 हो जाएगी। 12 पंचे 60 और 60 यहाँ पर 7 आपका यहाँ पर 67 हो जाएगा। कैरी यहाँ पर आपकी 6 हो जाएगी। 12 चौको 48 और यहाँ पर 48 6 54 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक अंक बाद लगा देना है पॉइंट, तो आपका यहाँ पर जो भार हो जाएगा 547.2 आपका भार आ जाएगा। तो 547.2 आपका भार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 3 4 6 यक्स का समांतर माध्य 5 दिया गया, तो आपसे यक्स की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर आपको समांतर माध्य 5 दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी का योगफल लिखना होता है, 6 4 10 और 3 आपका 13 इंटू में एक्स। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 संख्याएं आपकी 4 हैं। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा, इधर आपका 13 हो जाएगा, इधर आपका एक्स हो जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।
यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस के 1/x इक्वल टू 1 दिया गया है। तो यहाँ से आपको विभक्तर की वैल्यू पूछी गई। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में डाउटफुल हो जाते हैं। यहाँ पर पहले आपको इसको एक द्विघात समीकरण में बनाना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 1 इक्वल टू 1, इसका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू एक्स। ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ से आप लोगों को बी स्क्वायर माइनस के 4ac की निकाल लेनी है वैल्यू, जो कि आपका विभक्तर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको b की वैल्यू दी गई है -1, तो जब मैं -1 का स्क्वायर करूँगा एंड आपका जो -4 लिखूँगा, a की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1 है। तो जब मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँगा +1 करूँगा तो आपको विभक्तर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। कितनी आ जाएगी, 5। तो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर दिया गया है। उसकी जो लंबाई है लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, तो उसका यहाँ पर द्विघात समीकरण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर, आप चौड़ाई जो आपको x मान लेंगे और जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से 1 अधिक है। तो ये मैंने मान लिया। अब मुझे पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मुझे करना क्या है, x + 1 ब्रैकेट में x लिखना है इक्वल टू 40 लिखना है। इसके बाद मुझे इसका मल्टीप्लाई कर देना है, x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 40। अब मैं यहाँ पर यहाँ पर कितना है, 30 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 30। अब मैं 30 को इधर ले आऊँगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 30, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक आपको यहाँ पर क्रमशः दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुलक निकालना है। जब भी आपको यहाँ पर बहुलक निकालना हो, यानी कि मॉड निकालना हो, तो मॉड का हमारा एक फार्मूला होता है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 3 मीडियन माइनस के 3 मीन। क्या होता है, 3 मीन। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर आपको बहुलक, आपको मीडियन दिया गया है, माध्य भी दिया गया है। इसी के जरिए आपको सॉल्व करके मुझे आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे बोला जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो आपको बातें ध्यान रखनी है कि जो हमारा माध्य होता है, जिसको हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं, एंड आपका जो मीन होता है, जिसको हम लोग माध्यिका या माध्यक के नाम से जानते हैं, एंड आपका जो लास्ट होता है मॉड, जिसको हम लोग बच्चों बहुलक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सभी की सभी केंद्रीय प्रवृत्तियाँ की माप होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें में से आपको कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तीनों यम होते हैं कि मीन, मीडियन, मॉड, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आपका आंसर होगा वो कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन से मैच करेगा। तो यहाँ पर देखो जो मॉड है वो आपका मैच कर रहा है, यानी बहुलक, तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पर कह रहे सभी आपको भाग हल करने। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं 2, y 10, 3 के बिंदु के बीच की दूरी आपको 10 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर आपसे y का मान पूछा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मुझे जो भी आप क्वेश्चन ना लगा पाएँ वो आप हमसे इस नंबर पर, जो भी आपका क्वेश्चन नहीं लगेगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको बस इस नंबर पर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास भेज देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि x और 1/x का समांतर माध्य m है। तो यहाँ पर कह रहा है कि x³ और 1/x का समांतर माध्य कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का आपको यहाँ पर इसका मान निकालना है। कुछ बहुत आसान है, यहाँ पर बस आपको tan 30 की वैल्यू निकाल लेना ही है, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर यहाँ पुटअप कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बंटन का माध्यक निकालना है, जो आपको सारणी दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आपको यहाँ पर
इसका आपको यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ आपको ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर एक अंडर रूट 2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको आपको लोगों को प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर कह रहा है कि बहुलक आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल और आपको बारंबारता दी गई है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज के किसी कोण का यहाँ पर समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। बच्चों ये आपकी कोणार्धक प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है? कोणार्धक प्रमेय है। आप इस प्रमेय को अच्छे प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये आपके मनोहर रे के बुक में एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये आपकी बच्चों यहाँ पर थेल्स की प्रमेय से उत्पत्ति इसकी होगी, तो आप इसको थेल्स की प्रमेय के माध्यम से इसको लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि घा पुनीता की जो 2 वर्ष पूर्व आयु है उसकी आय से 4 वर्ष बाद, लड़की है आय से 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, तो इसकी वर्तमान आयु क्या होगी। अगर आप बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर जरूर पूछेगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ पर समीकरण को सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं का यहाँ पर आपको योगफल, वर्गों का योगफल दिया गया है। तो पहले आप 2x का स्क्वायर करेंगे, फिर 2x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 340 लिख के इस समीकरण को आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करता है, कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो वह 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा बस की चाल आपको ज्ञात करनी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आपका ये क्वेश्चन है आपकी मनोहर रे बुक में यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, वहाँ से आप उसको लोग देख सकते हैं। बाय द वे आप इसको नहीं लगा पाते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन का सलूशन बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है थीटा है, फाई है, फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज यहाँ पर क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया अल्फा मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। इसके बाद अथवा में कह रहा है कि एक बहुमंजिलीय भवन के शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण के अनुसार आपको दिए गए हैं, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप के अंश से इतने अंश का कोण बनाता है, तो चाप द्वारा बनाए गए जो सेक्टर है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अथवा में कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, 18 सेंटीमीटर आधार वाली रेडियस एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि में खाली कर दिया जाता है, तो इस रेत में एक शंक्वाकार डेयरी बनाई जाती है। तो इस डेयरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो आपको डेयरी की त्रिज्यक ऊंचाई व आपको रेडियस ज्ञात करनी है। तो ये थे बच्चों, आपको इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से लगाना है और यहाँ पर अपनी रफ कॉपी में सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोगों को अच्छे प्रकार से मेहनत करिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।